नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी जानकारियों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अंदानिया। आज के इस अंक में हम बात करेंगे नींद की, बताएंगे चींटियां विपरीत दिशा में क्यों चलती है और धातुओं ने कैसे मानव जीवन के विकास में निभाई अहम भूमिका। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। जो सोवत है वो खोवत है। यह कहावत कितनी सही है यह तो नहीं मालूम, लेकिन आज की भागदौड़ और तनाव से भरी जिंदगी में लोगों की नींद सच में उड़ गई है। देर रात तक काम, नाइट लाइफ और मोबाइल की लत ऐसे कई कारण हैं जिनके चलते लोगों का स्लीप टाइमिंग काफी कम हो गया है। इसका असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। आइए जानते हैं नींद हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। आज से 20-25 साल पहले बच्चों के लिए रात 8 बजे तक सो जाना आम बात थी। वे सुबह 4 बजे उठते, नहाते, होमवर्क पूरा करते, नाश्ता करते और टिफिन लेकर स्कूल के लिए निकल जाते। स्कूल और खेलने के बाद शाम 6 बजे तक घर लौटते, होमवर्क करते, रेडियो सुनते, कहानी सुनते, रात का खाना खाते और फिर रात 8 बजे तक सो जाते। लेकिन आजकल चीजें बदल गई है। आज के समय में लोग काफी कम सोने लगे हैं, जिसका बुरा प्रभाव उनके शरीर पर पड़ता है। आइए जानते हैं नींद क्यों जरूरी है। आज के विद्यार्थी, विशेषकर वे जो IIT, IIM, सिविल सर्विसेज जैसे प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें सुबह 4-5 बजे से शुरू होने वाले कोचिंग क्लासेस में भाग लेना पड़ता है। उन्हें सुबह 4-5 बजे कोचिंग क्लासेस के लिए जाना पड़ता है। इन कारणों से उनकी नींद का समय घट गया है, जबकि पर्याप्त नींद उनके लिए बहुत जरूरी है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन के अनुसार 6 से 12 साल के बच्चों को रोजाना 9 से 12 घंटे की नींद और 13 से 18 साल के किशोरों को 8 से 10 घंटे की नींद आवश्यक है। लेकिन आजकल के बच्चों को इतनी नींद नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वे पूरे दिन स्कूल में व्यस्त रहते हैं और घर आने के बाद मोबाइल फोन्स में अपना ज्यादा वक्त बिताते हैं। नींद के बारे में बात करते हुए शोधकर्ताओं ने बताया कि हमारी नींद के 2 चरण होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट नींद कुल नींद के लगभग 20% समय होती है और इसमें सपने आते हैं, जबकि नॉन रैपिड आई मूवमेंट नींद कुल नींद के लगभग 80% समय होती है, जो याददाश्त को मजबूत करने और नई चीज़ें सीखने के लिए महत्वपूर्ण होती है। US स्लीप फाउंडेशन के अनुसार स्लीप क्वालिटी पर हमारे खान पान का भी गहरा असर पड़ता है। कैल्शियम, विटामिन A, C, D और K जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण नींद की समस्या हो सकती है। रात के भोजन में अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थ, शराब या तंबाकू के सेवन से नींद खराब हो सकती है, जिससे बार बार जागने की समस्या होती है और नींद की अवधि कम हो जाती है। स्लीप फाउंडेशन ने बताया कि मेडिटेरेनियन भोजन अपनाना चाहिए, जिसमें प्लांट बेस्ड फूड्स, अंडे और उच्च फाइबर वाले भोजन सामग्री शामिल हों। ऐसा भोजन न केवल हृदय की सेहत में सुधार करता है, बल्कि नींद की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। प्रकृति के अपने ही नियम हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब चींटियां अपना भोजन ले जाती है तो वो उसे खींचते वक्त उल्टा चलती है, जबकि खाना तलाश करते वक्त वो सीधा चलती है। आखिर वो ऐसा क्यों करती है, यही जानकारी दे रही है हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। चींटी धरती पर एक छोटा सा जीव, लेकिन बहुत सामाजिक, बहुत मेहनती, बहुत अनुशासित। हमारे आसपास मौजूद इस नन्हे से प्राणी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हालांकि आज की हमारी कहानी चींटियों की एक और विशेषता पर केंद्रित है। जी हाँ, आप गौर करें तो याद आ जाएगा कि चींटियां जब भी कोई भारी या बड़ा भोजन का टुकड़ा पा जाती हैं, तो अपने घर तक उसे उल्टे पांव खींचती हुई ले जाती हैं, जबकि हल्के छोटे पदार्थ को वो धक्का देते हुए सीधा चलकर ले जाती हैं। याद आया ना? पर आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आखिर चींटियां ऐसा क्यों करती हैं और कैसे कर लेती हैं। चलिए आज जानते हैं। असल में जिसे हम नन्हा सा जीव समझ रहे हैं,
प्रकृति ने इसे बहुत सारे गुण दिए हैं। जीव विशेषज्ञों के मुताबिक चींटियां अपने वजन से करीब 10 से 15 गुना ज्यादा भार खींच सकती हैं और इन्हें फिजिक्स की वो थ्योरी भी पता है कि किसी भारी चीज को धक्का देने से ज्यादा उसे खींचना आसान होता है। तो जब भी चींटी को हल्का भोजन मिलता है तो वो उसे धक्का देकर ले जाती है, जबकि भारी भोजन के लिए वो उसे उल्टे पांव खींचने की ट्रिक अपनाती है। यही नहीं, और भारी वजन हो तो ये मिलजुल कर उसे खींच ही ले जाती हैं। यहाँ इनकी एकता की ताकत काम आती है। अब वो उल्टे पांव कैसे चल लेती हैं और घर तक पहुंच जाती हैं, इसमें उनकी मदद करती हैं उनकी खास आंखें, जो लगभग 360 डिग्री देखने में सक्षम हैं। यानी जितना वो आगे देखती हैं उतना ही उन्हें पीछे की तरफ भी नजर आता है। इनकी याददाश्त भी कमाल की है। भोजन की तलाश में जाते वक्त वो आसपास की चीजों का अनुमान लगाती जाती हैं। कितने कदम चली और कितने मोड़ मुड़ी, ये सब उनकी मेमोरी में फीड हो जाता है। यानी इनका अपना गूगल मैप काम करता है। इस बात को शोधकर्ताओं ने साबित किया स्पेनिश चींटियों पर किए गए परीक्षण से। जब चींटियां खाना लेकर घर की तरफ जा रही थीं, तो उस रास्ते के आसपास की चीजों को बदल दिया। जब ये चींटियां इन बदले हुए लैंडमार्क्स के पास से गुजरी, तो हर 2 कदम चलने के बाद आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करती थीं, जबकि उन जगहों पर बिना रुके लंबी दूरी तक चलती रहीं जहां बदलाव नहीं किए गए थे। इससे ये पता चलता है कि ये चींटियां अपने आसपास की चीजों पर फोकस करती हैं और कभी कभी वापस देखती हैं और अपने आप को रीओरिएंट करती हैं। इस तरह चींटियां उल्टे पांव चलते हुए भी अपने गंतव्य तक पहुंच जाती हैं। है ना मजेदार विज्ञान? यूं तो मानव विकास में हर आविष्कार महत्वपूर्ण है, लेकिन धातुओं ने मानव के जीवन के विकास में बहुत योगदान दिया है। बदलते समय के अनुसार इंसानों ने नए नए मेटल्स की खोज की और धीरे धीरे वो धातुओं को ढालकर उससे अपने उपयोग की वस्तुएं बनाने लगे। ये ज्यादा मजबूत संसाधनों के विकास की शुरुआत थी। आज के हमारे माइलस्टोन इनोवेशन सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं धातुओं की कहानी की। मनुष्य के जीवन के हर पहलू में मेटल अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, हर जगह मानव जीवन के विकास में मदद कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मेटल वर्किंग का विकास हुआ और इसका मानवीय सभ्यता पर क्या प्रभाव पड़ा। मेटल वर्किंग की शुरुआत नियोलिथिक पीरियड में हुई थी, जब मानव ने कॉपर, गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स की मेलेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी की खोज की। ऐसा माना जाता है कि लगभग 8700 से 6000 ईसा पूर्व में मेटलर्जी का विकास हुआ, जो मानव विकास के लिए बड़ी उपलब्धि थी। मेटल को पिघलाने की तकनीक आने के बाद से तांबा बनाने की शुरुआत हुई, जिसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चीन के सिविलाइजेशन ने उपयोग किया और मानव विकास में मदद की। कांस्य युग 3300 से 1200 ईसा पूर्व तक का है और इसी दौरान कांस्य का उपयोग टूल्स, हथियार और आर्ट वर्क के लिए किया जाने लगा। सुमेरियंस, इजिप्शियंस और सिंधु घाटी सभ्यता के समय के मेटल वर्किंग क्राफ्टमैनशिप आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। लगभग 1200 ईसा पूर्व में लौह युग की शुरुआत हुई, जिसमें लोहे और स्टील का उपयोग बढ़ा और मानव के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी समय में लोहे के हथियार और नए नए उपकरण बनने लगे। आयरन पिघलाने की तकनीक और फर्नेस की खोज के बाद इसका इस्तेमाल व्यापक तौर पर होने लगा। मध्यकाल के दौरान यूरोप में मेटल वर्किंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। इन्होंने इनोवेशन और क्राफ्टमैनशिप को बढ़ावा दिया। पुनर्जागरण ने मेटलर्जी और इंजीनियरिंग में नए खोज और प्रभाव को बढ़ाया और इसी दौर में गाड़ी, मशीनें और महत्वपूर्ण खोज की गई। औद्योगिक क्रांति ने मेटल वर्किंग के इतिहास में बड़े बदलाव लाए, जिसके बाद बड़े पैमाने पर मेटल प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया और फिर माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन के विकास में तेजी आई। आज के आधुनिक समय में मेटल वर्किंग में टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग से लेकर ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग तक हर क्षेत्र में मेटल अपना योगदान दे रहे हैं। नई तकनीक जैसे ऑटोकैड और 3D प्रिंटिंग ने
मेटल कंपोनेंट्स के डिज़ाइन और प्रोडक्शन में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। मेटल वर्किंग का इतिहास मानव क्रिएटिविटी और इनोवेशन का एक उदाहरण है। पुरानी सभ्यताओं से लेकर आधुनिक औद्योगिकरण तक मेटल वर्किंग ने मानव सभ्यता को विकास की ओर अग्रसर किया है। और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस का, जिसमें हम आपको बताएंगे विज्ञान जगत की ताजा गतिविधियों के बारे में। डीएनए में जीवन के लिए जरूरी जानकारी स्टोर्ड होती हैं। ड्रेसडेन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बायोटेक के रिसर्चर्स ने अब एक नया एआई टूल ग्रोवर यानी जीनोम रूल्स ऑब्टेन्ड वाया एक्सट्रैक्टेड रिप्रेजेंटेशन बनाया है, जो ह्यूमन जीनोम को समझने में एक नई दिशा दे सकती है। ये डीएनए के कॉम्प्लेक्स लेयर्स को डिकोड करने में मदद करता है और डीएनए सीक्वेंस से मीनिंगफुल बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। साथ ही साथ ये जीन प्रमोटर्स और प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स को पहचान सकता है, जिससे ये पता चलता है कि ये जानकारी डीएनए सीक्वेंस में ही इनकोडेड होती हैं। डीएनए का नॉन कोडिंग क्षेत्र वो हिस्सा है जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा नहीं लेता है। अभी भी काफ़ी हद तक वो हिस्सा रहस्यमय बना हुआ है और यही वो क्षेत्र है जहाँ ग्रोवर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। ग्रोवर जीनोमिक्स और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भविष्य में नई रिसर्च में मदद कर सकता है। इस अध्ययन के नतीजे नेचर मशीन इंटेलिजेंस में प्रकाशित किए गए हैं। गोबेकली टेपे तुर्की के 12,000 साल पुराने आर्कियोलॉजिकल साइट पर मिले अवशेषों को दुनिया का सबसे पुराना सोलर कैलेंडर माना जा रहा है। शोधकर्ताओं ने कहा कि ये अवशेष सूरज, चांद और कॉन्स्टलेशन को ट्रैक करने के लिए बनाए गए होंगे, जिससे शुरुआती मानव जाति ने 365 दिन का एक कैलेंडर तैयार किया जो मौसम के बदलाव को दर्शाता है। वी शेप्ड सिंबल्स को एक एक दिन का रिप्रेजेंटेशन माना गया और ये अवशेष एक लूनी सोलर कैलेंडर का हिस्सा हो सकती है जो चांद और सूरज के साइकिल पर बेस्ड है। गोबेकली टेपे की अवशेष से पता चलता है कि मानव जाति कठिन खगोलीय घटनाओं को समझने में सक्षम थे, जिसने सिविलाइजेशन के विकास को भी प्रभावित किया। इस अध्ययन के नतीजे टाइम एंड माइंड जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।